आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, एक काम कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, एक प्रेग्नेंट महिला में इसकी रेंज कितनी होती है। बिल्कुल आसान सी भाषा में एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक आप सब बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का तरल पदार्थ होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान क्या होता है कि उसका जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के चारों तरफ एक पानी का जमाव पड़ा रहता है और ये पानी क्या करता है, ये पानी उस जो फीटस होता है उस फीटस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आप देख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इज ए क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड that surround the unborn baby during pregnancy. It is contained in the amniotic sac. The amniotic fluid constantly moves, it means circulate as the baby swallows and inhales the fluid and then release it. जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये एक तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। देखिए ये वाला जो लेयर है, माफ कीजिएगा, ये जो लेयर है ये है यहाँ पे प्लेसेंटा। देखिए ये प्लेसेंटा है जो कि इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट देने का काम कर रहा है। और प्लेसेंटा से जुड़ी हुई देखिए एक यहाँ पे ऐसे आ रही है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसे कि हम नाभि नाल भी बोलते हैं, जिसे कि न्यूट्रिएंट और जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे कह सकते हैं कि आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि वेस्ट मटेरियल निकाले भी जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट यहाँ पे सप्लाई भी किए जा रहे हैं। और इसके आसपास देखिए ये जैसे जो यहाँ पे लिक्विड जैसा जो मटेरियल दिख रहा है यही आपका एमनियोटिक फ्लूइड है। और इसके ऊपर भी यानी इसके जो बाहर का जो लेयर है ये देखिए ये यहाँ पे एमनियोटिक सेक है। यानी कि जिस थैली में रहता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक सेक, हिंदी में उसको बोलते हैं पानी की थैली, और जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हो कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है और ये किस तरह से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, जो भी आपका लो, ये सारा मतलब यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे अपना काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके अगले लेवल की, यानी कि इसका क्या होता है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें या फिर इसके हेल्प की बात करें तो ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, द डेवलपिंग बेबी टू मूव इन द बॉम्ब which allow for proper bone growth। क्या होता है कि जब बच्चे माँ की पेट में होते हैं, यानी कि गर्भाशय में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे को मूव करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही अच्छा कर सकते हैं कि सरफेस होता है, जिस दौरान क्या होता है कि बच्चा जो है आराम से वहां पे मूव करता है। और इसके साथ ही साथ जब वो मूव करेगा, जब प्रॉपर मूव करेगा तो उसके बोन का भी यहाँ पे क्या होगा, बोन का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। तो एक ये इसका फंक्शन हो गया। दूसरा जो फंक्शन होता है, द लंग्स टू डेवलप प्रॉपर्ली। इससे क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं बच्चे के, जो न्यूबॉर्न जो फीटस होता है उसके जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। प्रिवेंट प्रेशर ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होता है कि जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में जब डूबा रहेगा तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो कभी भी जो है माँ की ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। आपने एक केस देखा होगा, बहुत लोग का जब प्रेगनेंसी चलता है तो उस दौरान आपने देखा होगा कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो एक्चुअल में ब्लड प्रेशर हाई होने का जो रीजन होता है ये होता है कि पानी की कमी, यानी कि जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है वहां पे मात्रा कम होना। और ये चीज एकदम सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कीप ए कांस्टेंट टेम्परेचर अराउंड द बेबी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हीट लॉस। यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है, जो कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग एरिया है उसका टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रखा जाता है, किसके जरिए, एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए। प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम आउटसाइड इंजरी बाय कंजोनिंग सडन ग्रो और मूवमेंट्स। यानी कि क्या होता है कि अचानक से हमने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप टहलने निकलनी है पार्क में और उसी दौरान क्या हुआ कि एक फुटबॉल आपको लग गई। ठीक है, क्या हुआ, कहीं आपको चोट लग गई या कुछ हल्की फुल्की इंजरी हो गई,
तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक तरह का आप कह सकते हैं कि वहां पे आपको सुरक्षा। ये तो बात हो गई एमनियोटिक फ्लूइड की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ एमनियोटिक फ्लूइड की टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर आप मेडिकल के एज ए स्टूडेंट हो या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका BSc MLT हो, चाहे B फार्मा हो, चाहे D फार्मा हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, ठीक है, कोई भी अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको जाननी चाहिए। इससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं और अगर आप कहीं एज ए मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए अवश्य, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, एक पॉलीहाइड्रामिनस, एक ओलिगोहाइड्रामिनस। पहले समझते हैं कि पॉलीहाइड्रामिनस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ओलिगोहाइड्रामिनस क्या होता है। देखिए पॉलीहाइड्रामिनस, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रामिनस। दिस कंडीशन कैन अकर विद मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विन्स और ट्रिपलेट, congenital anomalies that exist when the baby is born or gestational diabetes। यानी कि क्या होता है कि जब किसी महिला की जो है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला को वहां पे ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनस। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें किसी प्रेग्नेंट महिला के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रामिनस। और जनरली ये हमें किसमें दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में हमें दिखाई देता है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में अगर कोई गेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है या एबनॉर्मलिटीज होती है तो उस दौरान भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रामिनस। पॉलीहाइड्रामिनस का मतलब कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें महिला के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जब बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनस, ठीक है। अगला है ओलिगोहाइड्रामिनस। टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड इज नोन एज ओलिगोहाइड्रामिनस। दिस कंडीशन में अकर विद लेट प्रेगनेंसी, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल डिसफंक्शन और फेटल एबनॉर्मलिटीज। यानी कि क्या होता है ओलिगोहाइड्रामिनस का मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम मात्रा में जब एमनियोटिक फ्लूइड जब बनता है तो उसको हम एक शब्द देते हैं ओलिगोहाइड्रामिनस, ठीक है। और ये हमें आमतौर पे तब देखने को मिलता है कि जब क्या होता है कि प्रेगनेंसी लेट हो जाती है या कोई मेम्ब्रेन जो है रप्चर्ड हो जाता है या प्लेसेंटा ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है तब हमें देखने को मिलता है, या कोई फेटल एबनॉर्मलिटीज होती है तब मिलता है। तो यहाँ पे दो शब्द मैंने आपको बताए, पॉलीहाइड्रामिनस और ओलिगोहाइड्रामिनस। पॉलीहाइड्रामिनस यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा बन जाना पॉलीहाइड्रामिनस होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड का बन जाना क्या होगा, ओलिगोहाइड्रामिनस होगा। यानी कि दो शब्द यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इनमें समझिए कि पॉलीहाइड्रामिनस में इसकी मात्रा कितनी चल जाएगी, पॉलीहाइड्रामिनस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा चल जाएगी 2000 ml से ज्यादा, और ओलिगोहाइड्रामिनस में मात्रा कितनी चल जाएगी 250 ml के आसपास। देखिए दो शब्द यहाँ पे मैंने बताए, 2000 ml और 250 ml। 2000 ml कब होगा, जब यहाँ पे पॉलीहाइड्रामिनस होगा यानी एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बन जाएगा, और 250 ml कब होगा, 250 ml तब होगा कि जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो जाएगा, और ये कब हमें दिखाई देगा, ओलिगोहाइड्रामिनस में। यानी इस दौरान हो सकता है कि मेम्ब्रेन कोई रप्चर्ड हो जाए, या हो सकता है प्लेसेंटा जो है सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि कोई फेटल एबनॉर्मलिटी हो, या हो सकता है कि लेट प्रेगनेंसी हो। लेट प्रेगनेंसी का मतलब कि 40 वीक के ऊपर 42 वीक चला गया, 43 वीक चला गया, उस दौरान हमें ये दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। अब ये देखिए ये एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन है कि जनरली आपको जानना चाहिए कि एक एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या क्या है, और इतनी सारी चीजें रहती हैं कि इस दौरान यही फीटस क्या करता है, अपनी बॉडी में इंटेक करता है। फीटस क्या करता है, इन्हीं चीजों को एमनियोटिक फ्लूइड के रूप में इंटेक करता है, और इंटेक करने के बाद फिर क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर भी करता है, इन्हीं चीजों को लेता है और एज ए लिक्विड फॉर्म में
जो कि मिक्सअप रहती है और इन्हीं चीजों को अपनी बॉडी से क्या करता है, वो एक्सीक्रेट भी करता है, बाहर भी करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला अगर हम बात करें तो इसमें पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, पहला इसमें पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के साथ साथ इसमें और क्या होता है, पोटेशियम के साथ साथ इसमें होता है बिलरुबिन होता है। बिलरुबिन तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले। ठीक है, बिलरुबिन एक तरह का पिगमेंट होता है, जानते ही हैं, और ये बच्चों में ज्यादा ही पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको पीलिया की शिकायत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो बिलरुबिन लेवल होता है वो बढ़ा रहता है। बिलरुबिन लेवल जब बढ़ा रहता है तो उनकी हम क्या करते हैं, सिकैया करते हैं। 2 से 3 दिन उनको एक जार में रखते हैं, जहाँ पे हम वहाँ पे लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस कराते हैं उनकी बॉडी पे, और इस दौरान फिर क्या होता है, उनका बिलरुबिन लेवल डाउन करते हैं। बहुत ज्यादा जब बिलरुबिन लेवल चला जाता है तो वो कंडीशन क्या होती है, सीवियर होती है। अगर हम एक बच्चे की बात करें कि एक बच्चे में बिलरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, तो बच्चे में जो है 9 से कम होना चाहिए बिलरुबिन लेवल। और जितने भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन सब में क्या होता है, 9 के एबव भी होता है। इसलिए एक कहावत भी है, या जो भी कह लीजिए, डॉक्टरों को हम ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने कमाई के लिए बच्चों को लंबे समय तक बिलरुबिन के नाम पे या पीलिया के नाम पे अपने हॉस्पिटल में रोकते हैं और एक मोटी कमाई करते हैं। ये बात सच है, लेकिन जो रेफरेंस रेंज होता है वो 9 होता है। फिर बाद में यही जो होता है, इनके अंदर जो पीला जो वर्डअप होता है वो मैक्यूमियम के रूप में धीमे धीमे इनकी बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो एक बिलरुबिन हो गया। उसके बाद एक लिपिड होता है। इनमें क्या होता है, इनमें आपका केराटिन होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ साथ इसमें क्या होता है, बर्निक्स कैसोसा होता है। क्या होता है, बर्निक्स कैसोसा होता है। बर्निक्स कैसोसा क्या होता है, बर्निक्स कैसोसा एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में वहां पे अपीयर होता है। और ये क्या होता है, ये बच्चे को ये भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं जनरली, उसके बाद उन्हें साफ किया जाता है। तो साफ करने के दौरान जो सफेद सफेद जो वाइटिश कलर का जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो आपका बर्निक्स कैसोसा होता है। और यही बर्निक्स कैसोसा क्या होता है, वहां पे हटाया जाता है। मतलब एक तरह का लेयर होता है जो कि बच्चे के स्किन पे जमा हो जाती है। और वो जमा होने का कारण ये होता है कि बच्चा क्या होता है कि जब तक माँ के पेट में होता है उसका अलग इन्वायरमेंट होता है, और जब माँ के पेट के बाहर आता है उसका अलग इन्वायरमेंट होता है। तो एक तरह का ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि बच्चे के ऊपर अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो बर्निक्स कैसोसा आप लोग समझ गए। क्लोराइड आप जानते हैं, क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कुछ मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड में। यहाँ पे यूरिक एसिड भी होता है, यूरिया भी होता है, प्रोटीन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइको एक तरह का हेयर लाइक जो होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बच्चे के स्किन पे जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी एक तरह के प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बच्चे का एनवायरनमेंट या सराउंडिंग चेंज होती है तो उस दौरान उसको वहां पे सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, एमनियोटिक फ्लूइड का। और आप ये देखिए ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है, जो कि बच्चे के लिए मच मोर इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सारी चीजें न मिले तो बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब डेवलप नहीं कर पाएगा तो उसमें कई तरह की एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो अब इसके बाद हम थोड़ा चलते हैं आगे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कलर कोडिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कलर कोडिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का कलर कोडिंग जिससे हम बता सकते हैं कि बच्चे में क्या एबनॉर्मलिटीज है, और इसी कलर कोडिंग पे हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कलर है पेल स्ट्रा। ठीक है, अब ये कलर कब अपीयर होगा, ये कलर जब अपीयर होगा जब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ बर्निक्स कैसोसा। जब क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी का जब लास्ट ट्राइमेस्टर चलेगा उस दौरान क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो किसमें हो जाएगा, पेल स्ट्रा कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके कारण होगा, ये होगा बर्निक्स कैसोसा के कारण होगा। गोल्डन कलर जनरली तब यहाँ पे अपीयर होगा एमनियोटिक फ्लूइड में जब क्या होगा, उसमें
आरएच से रिलेटेड कोई वहां पे इनकम्पेटिबिलिटी होगी। इट मींस अगर कोई महिला निगेटिव है और वहां पे जो पुरुष है वो पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, आरएच का इनकम्पेटिबिलिटी आएगा और वो आरएच की इनकम्पेटिबिलिटी तब शो करेगा जब वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सुनहरे कलर का हो जाएगा, गोल्डन कलर का। तो उससे हम वहां पे इंडिकेट करेंगे कि इसमें आरएच का कोई वहां पे प्रॉब्लम है। ग्रीन कलर यहाँ पे बताएगा फीटल में डिस्ट्रेस है। ग्रीन कलर क्या बताएगा, ग्रीन कलर बताएगा फेटल में वहां पे डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस कई तरह से हो सकता है कि उसके अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है, हो सकता है सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, हो सकता है प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पे इंडिकेट करेगी ग्रीन कलर से। डार्क रेड तब अपीयर होगा जब वहां पे कोई एक्सीडेंटल हेमोरेज होगा, यानी कि कोई एक तरह की एक्सीडेंटल इंजरी होगी, तब वहां पे उसका कलर क्या होगा, डार्क रेड हो जाएगा। कोई अचानक से एक्सीडेंटल वहां पे इंजरी होगी तो उसका कलर क्या होगा, डार्क रेड हो जाएगा। येलो और सैफरॉन तब अपीयर होगा जब वहां पे जो है पोस्ट मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि मतलब जो मैच्योरिटी डेट है वो आगे बढ़ जाएगी तो वहां पे जो उसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा या फिर सैफरॉन हो जाएगा। डार्क ब्राउन क्या होता है, आईयूडी होगा, इंट्रा यूरिनाइन डेथ हो जाएगा, यानी कि इंट्रा यूटिराइन डेथ का मतलब कि जो फीटस है वो मां के पेट में डेथ कर गया तो उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, आईयूडी। और आईयूडी किस कलर को इंडिकेट करेगा, आईयूडी इंडिकेट करेगा डार्क ब्राउन कलर को। किसको करेगा, डार्क ब्राउन को। ठीक है, तो ये कुछ कलर कोडिंग है जिससे आप समझ सकते हैं कि फीटस की ग्रोथ कैसी है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि फीटस में एबनॉर्मलिटी क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इतने कलर आपको जनरली दिखाई देंगे, पेल स्टार, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, डार्क रेड, येलो और सैफरॉन, डार्क ब्राउन। बाकी अगर कोई हेल्दी महिला है, प्रेगनेंसी ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, हल्का पीले में होगा, बहुत हल्के पीले में होगा। और लास्ट जब ट्राइमेस्टर आएगा तो वहां पे कलर पेल स्टार कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है, इसी पे हम आपको डिटेल यहाँ बताएंगे। देखिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो नॉर्मल रेंज होता है करीब 1000 ml। कितना होता है, 1000 ml, यानी कि 1000 ml का मतलब 1 लीटर। कितना, 1 लीटर यहाँ पे क्या होता है, इसका रेंज होता है, नॉर्मल रेंज होता है। और ये कब तक आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा 38 वीक्स तक। कब तक दिखाई देगा, 38 वीक्स तक। और ये 38 वीक्स में इसका क्या होगा, यही इसका यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू होगा। तो इसका रेफरेंस वैल्यू कितना होगा, 1000 ml होगा। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होके आगे बढ़ती जाएगी उसका क्या होगा, रेंज यहाँ पे छोटे से क्या होगा, बड़े स्तर पे जाता रहेगा। जब 10 वीक की प्रेगनेंसी रहेगी तो एमनियोटिक फ्लूइड का रेंज कितना होगा, 25 ml। कितना होगा, 25 ml। जब 12 वीक्स का होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 50 ml। उसके बाद जब 20 वीक्स का होगा तो कितना होगा, 400 ml। 36 से 38 वीक का क्या होगा, तब यहाँ पे 1000 ml। तो ये एक आपका रेफरेंस वैल्यू है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे एमनियोटिक फ्लूइड जो है छोटे लेवल से कितने बड़े लेवल तक जाएगा। उसका जैसे ही 38 वीक्स यहाँ पर पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर क्या होगा कि 39, 40, 41, 42, इसमें क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल धीमे धीमे क्या होगा, डाउन होता जाएगा और एकदम डाउन हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में एकदम खत्म होने के कगार हो जाएगा, बहुत थोड़ी मात्रा में हो जाएगा। इसीलिए जो लोग क्या करते हैं कि जब लास्ट वाला जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर आप ये कलर डॉपलर कराते हैं तो उसमें एकदम जो है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बताता है कि इनका एमनियोटिक फ्लूइड कम है। तो कम का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि 38 वीक्स के बाद जब आप जाएंगे तो लेवल वहां पे गिरने लगता है। तो ये इसका यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू है। और यही रेफरेंस वैल्यू जब कम होता है, सपोज दैट मान लो 1000 ml होना चाहिए, या कोई महिला है मान लो कि 20 वीक्स में 400 ml होना चाहिए, 400 ml ना होके 200 ml ही हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑलिगोहाइड्रामिनस। क्या बोलेंगे, ऑलिगोहाइड्रामिनस। और यही अगर मान लो 20 वीक्स में 400 ml के जगह अगर 800 ml है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉलीहाइड्रामिनस। या 38 वीक्स में मान लो 1000 ml होना चाहिए, 36 से 38 के बीच में 1000 ml ना होके 250 ml ही है,
या 4 चौमेली है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अलिगोहाइड्रामिनस। और अगर इसके ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रामिनस। तो ये आपका ऑल अबाउट जो है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं आपके नर्सिंग के। अगर आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिए। आज के लिए इतना है।